तो हम लोग आधुनिक शिक्षा के भारत में आधुनिक शिक्षा के उदय पर बात कर रहे हैं और इस संबंध में हम लोगों ने आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक काल में आरंभ होने से पहले अंग्रेजों ने जब भारत में आधुनिक शिक्षा शुरू की, उस समय के इतिहास के बारे में थोड़ा सर्वेक्षण हम लोगों ने किया था पिछली कक्षा में। आज उसमें कुछ और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। काफी बड़ा प्रश्न है, तो एक आध बड़ा प्रश्न भी देखना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में एडम की रिपोर्ट काफी बहस का विषय रही है। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि बंगाल और बिहार में स्वदेशी स्कूलों की संख्या के उनके अनुमान अतिरंजित थे, जबकि अन्य उनके निष्कर्षों से का बचाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क इसके इस दावे का समर्थन करने की सबसे अधिक संभावना है कि एडम के अनुमान अतिरंजित थे? पहला है, एडम ने स्वदेशी स्कूल की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। दूसरा है, एडम के सर्वेक्षण के तरीके पर्याप्त मजबूत नहीं थे। कठोर से हम मतलब रिगरस। एडम की रिपोर्ट 1838 में प्रकाशित हुई थी। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही थी। ऊपर के सभी। तो फर्स्ट जो उनका रिपोर्ट था उसमें उन्होंने स्वदेशी स्कूल की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी थी। सर्वेक्षण के तरीके पर्याप्त कठोर नहीं थे। कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग उनके सर्वेक्षण का नहीं था, मतलब उसको और अतिरिक्त प्रमाणों से स्थापित नहीं किया गया। अड़तीस में प्रकाशित हुई थी, अभिरुचि बढ़ रही थी, ये बात भी सही है। तो इसमें ऊपर के, एक मिनट आप लोगों का उत्तर देखना होगा। गुड इवनिंग मधुरता। इसमें ये तीनों ही उत्तर सही हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है सो डी होगा। एडम की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? 2.3, 4.7, 6.1, 8.5। अब ये फैक्ट तो हम लोगों ने वो समराइजेशन में ये फैक्ट छूटा हुआ था। ये 6.1% है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार 6.1% जनसंख्या साक्षर थी। ये भी एक फैक्ट है जिसको उनके रिपोर्ट पर प्रश्न उठाने के लिए लगाया जाता है कि जो जब उन्होंने कहा कि हर एक गांव में स्कूल है और हर जगह, तो ये किस तरह का स्कूल था जिसके कारण केवल 6.1% जो आबादी है वो शिक्षित होती थी। तो इसमें इसके जो जवाब देने वाले जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा का माध्यम जो था अधिकांश जगहों पर वो शिक्षा वाचिक शिक्षा थी। मतलब श्रुति से ये किया जाता, सिखाया जाता। और जैसे बहुत सारे जगहों पर पारिवारिक स्कूल होता था, यानी एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों का स्कूल होता था। और उसमें जैसे कारीगरों का अगर स्कूल है तो उसमें
लिखने का ये नहीं होता था, लिखने पढ़ने का नहीं होता था। कुछ लोगों ने इस तरह से तर्क दिया है, लेकिन कई और तरीकों से, कई जगहों से ये बात भी होती है कि ये जो 6.1% है ये डाउटफुल है। ये किसी दूसरे कारण से, दूसरे आधार पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है किस आधार पर उन्होंने साक्षरता को स्थापित किया है। कि जहाँ एक तरफ स्कूल की भी बात कर रहे हैं और उसके कॉमनलिटी की भी बात कर रहे हैं, उसमें सब तरीके के लोग पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से ये 6.1% क्या है। तो ये सब भी कारण है जिसके कारण आप देखते हैं कि सामान्य तौर पर एडम का रिपोर्ट आप कहीं गंभीर इतिहास की किताब में इसका जिक्र नहीं देखते हैं। अभी बस एनसीईआरटी वालों ने इसकी चर्चा की है, और एक आर्काइव्स का के ऊपर स्टडी है। उन्होंने उस स्टडी में वो धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति वो जाकर के वहाँ इंग्लैंड में 20 साल तक रहे थे, और वहाँ वो इसी पर्पज से ही गए थे, और वहाँ जाकर के उनका एकमात्र काम था प्रतिदिन आर्काइव्स में जाना और वहाँ जाकर के ये जो रिपोर्ट्स हैं भारतीय सरकार से भेजे गए जो रिपोर्ट्स हैं उसकी कॉपी करना। उस रिपोर्ट में ये सब बातें निकल के आई, और अब ये बातें एस्टेब्लिश हैं कि स्कूलों के बारे में उनका जो अनुमान था वो मिक्स अनुमान है। वो घरेलू स्कूल को भी स्कूल काउंट कर रहे थे, क्योंकि वो एक दो गांव में खुद सर्वे करते थे और बाकी जगहों पर वो अपने एजेंट भेजते थे। तो इसी एजेंट भेजने का जो प्रोसेस है उसके आधार पर ही इस चीज को ये डाउट होता है। क्योंकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि संभव है कि भारतीय लोग अपना ज़्यादा एजुकेटेड होना छुपाते हों, क्योंकि उन्हें लगता हो कि अगर वो अपना एजुकेशन बता देंगे तो अंग्रेज उनको सेना में ले लेंगे और उन्हें सेना में जाना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये भी तर्क है। तो जो भी हो, अब इसका एक अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात इसके कारण उत्पन्न होती है। एडम की रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए भी सिफारिशें की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी उन सिफारिशों में से एक नहीं है? स्वदेशी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शुरू करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसमें हम लोगों ने कल देखा था कि स्वदेशी विद्यालय पर ही उनका जोर था। उसके लिए वो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन शिक्षकों को वो उनके प्रशिक्षण की बात बाद में आई है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शुरू करना उनका एम नहीं था। हाँ, तीसरे रिपोर्ट में प्रशिक्षण करने की बात आई है और विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी बात आई, इसलिए ये बी इसका उत्तर नहीं होगा। अब ये दूसरा अंग्रेजों के द्वारा किए गए सुधार पर जो हमने पढ़ा था, एक बार मुझे लगता है कि एक बार हमें रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि आप लोग उत्तर दे सकें। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी। कुछ छोटे अपवादों, व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा, जैसे मुस्लिम कानून से संबंधित अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए 1791 में बनारस में हिंदू संस्कृत कॉलेज
और 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कंपनी के सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी, पोर्ट विलियम कॉलेज की। प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दबाव डालना शुरू किया, यह मानते हुए कि अब देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का इलाज है। मिशनरियों का मानना था कि आधुनिक शिक्षा भारतीयों को अपने धर्मों में विश्वास को नष्ट कर देगी और उन्हें ईसाई धर्म की ओर ले जाएगी। श्रीरामपुर मिशनरी शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष रूप से उत्साहित। 1813 में चार्टर अधिनियम में विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के सिद्धांत को शामिल किया गया। अधिनियम ने कंपनी को इस उद्देश्य के लिए सालाना 1 लाख रुपया स्वीकृत करने का निर्देश दिया। हालांकि यह छोटी राशि थी, 1923 तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसका मुख्य कारण इस व्यय की दिशा पर विवाद था। इस बीच राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीयों के प्रयास रंग लाए और कलकत्ता कॉलेज के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ, जिसकी स्थापना 1817 में शिक्षित बंगालियों द्वारा की गई थी और पश्चिमी मानविकी और विज्ञान में अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की जाती थी यहाँ पर। और सरकार ने कलकत्ता, दिल्ली और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज की भी स्थापित किए। तो इस प्रकार से जो मुख्य बिंदु इस सामग्री से हैं, पहला हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक उदासीनता, व्यापार और लाभ पर उसका जो प्राथमिक ध्यान था, इसके कारण शिक्षा के प्रति प्रारंभिक उसकी उदासीनता थी। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों के प्रयास देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार की इच्छा से प्रेरित था। 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसने देश में प्रायोजित शिक्षा की शुरुआत को चिन्हित किया। सरकार प्रायोजित शिक्षा की शुरुआत को चिन्हित किया। कलकत्ता कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में एक बड़ा कदम था। कुल मिलाकर कंपनी शासन के तहत भारत में शिक्षा के आरंभिक इतिहास का एक संक्षिप्त विवरण हम यहाँ देखते हैं। यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति और संस्थानों के प्रयास के साथ साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। सामग्री 1813 में चार्टर अधिनियम के महत्व और कॉलेज के कलकत्ता कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की भी चर्चा करता है। तो इसी के इस कंटेंट पर आधारित एक शुरू का प्रश्न देखिए। इसका प्राथमिक ध्यान व्यापार और लाभ पर है। क्यों? ये प्रश्न है कि भारत में शिक्षा के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक उदासीनता का क्या कारण है? पहला कारण है इसका प्राथमिक ध्यान व्यापार और लाभ पर है। यह धारणा कि भारत उनके एक कारण था कि उनकी धारणा यह थी कि भारतीय सीखने में सक्षम नहीं है, और तीसरी यह डर कि शिक्षा भारतीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। या भारत को यह डर था उनको कि शिक्षा भारतीयों को स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। तो बताइए इसमें से कौन सा कारण है? अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए आदेश सही जवाब है आपने दिया कि यहाँ इनका जो प्राथमिक ध्यान था वो व्यापार और लाभ पर केंद्रित था, तो उन्होंने शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया था। 1813 में जब ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाद थोड़ा थोड़ा करके कंपनी की ताकत कम होना, 1813 से कंपनी की ताकत कम होने लगी थी, तो जो कि 58 में जाकर पूरी तरह से समाप्त हुई थी। इस बीच में 33 का चार्टर आया था, उसमें भी उसके अधिकार को लगभग नगण्य कर दिया गया था। तो ये तो ए इसका उत्तर हुआ। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबुद्ध भारतीयों और मिशनरियों के प्रयास निम्नलिखित इच्छा से प्रेरित थे। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना,
भारतीय शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण प्राप्त करना। तो आसान है, बताइए जल्दी से, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी। अभी तो हम लोगों ने आगे टिप्स रीड किया था ना। मैं आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रबुद्ध भारतीय और मिशनरियों के प्रयास निम्न इच्छा से प्रेरित थे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इच्छा थी? तो प्रबुद्ध भारतीय और मिशनरी दोनों है। केवल मिशनरी रहता तो ईसाई मानना रह सकता था, और प्रबुद्ध भारतीय भी शामिल हैं। तो इन लोगों का ये ईसाई इनका घोषित उद्देश्य तो नहीं था। ये लोग ऐसा सोचते थे, अपने आपस में बात करते थे ईसाई लोग, ये ईसाई धर्म वाले, मिशनरी वाले। हाँ, और शिक्षा प्रणाली तो स्थापित ही नहीं हुई थी, इसलिए नियंत्रण करने का सवाल नहीं होता है। तो इसका उत्तर जो है सो ए ही होगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा भी, उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार कर, ये इसका मुख्य है। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि देश में सरकार प्रायोजित शिक्षा की शुरुआत हुई, नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, छात्रों के सीखने के का आकलन करने के लिए परीक्षाओं की एक प्रणाली स्थापित की। बताइए, ये स्टेटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ा है। आपको ध्यान होगा कि केवल 1 लाख रुपए की राशि तय की गई थी। और परीक्षा प्रणाली की बात तो नहीं आई थी, इसलिए तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग कैसे मिस कर जा रहे हैं? ये तो हम लोगों ने समरी में भी देखा। चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि इसने देश में सरकार प्रायोजित शिक्षा के शुरुआत को चिन्हित किया था। सरकार प्रायोजित शिक्षा, सरकार के द्वारा शिक्षा का प्रयास शुरू करना, ये पहली बार चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा शुरू हुआ। ठीक है, आगे देखिए। मधुलता, आपने सही उत्तर दिया था। कलकत्ता कॉलेज और संस्कृत कॉलेजों की स्थापना भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में एक बड़ा कदम था, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की, उन्होंने अधिक शिक्षित और सूचित नागरिक वर्ग बनाने में मदद की। सूचित मतलब सूचना प्राप्त, मोर एजुकेटेड, है ना, अधिक शिक्षित और इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, है ना, शिक्षित और प्रबुद्ध। इन्फॉर्म्ड का मतलब यहाँ प्रबुद्ध होगा। उन्होंने अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। लॉजिक से सोचिए। मुझे लगता है ये वाला सेक्शन जो है, सो एक बार हम लोगों को रिवाइज कर लेना चाहिए।
इससे पहले तो आया, हाँ। हाँ, इसमें ये तो सबसे हम लोगों ने इस कंटेंट में नहीं आया। ठीक है, देखिए इसमें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान की ये तो नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत कॉलेज पर फोकस था। कलकत्ता कॉलेज संस्कृत कॉलेज का फोकस तो अंग्रेजी शिक्षा में नहीं था, तो दोनों एक साथ है। अधिक शिक्षित और सूचित नागरिक वर्ग बनाने में मदद की, और उन्होंने अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का की स्थापना जो है वो तो बाद में अंग्रेजों के जो चार्टर और ये सिफारिशें आई कमीशन की, उससे हुआ। तो इसमें बी इसका उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा, ये प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद, इसको ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिबेट कहते हैं। ये सार्वजनिक निवेश पर जो जनरल कमेटी बनी थी, उनके बीच यह विवाद उभरा कि जिसमें कि जो आंग्लवादी थे वो शिक्षा में आधुनिक अध्ययन के लिए सरकारी धन का विशेष आवंटन की वकालत करते थे, और प्राच्यवादी थे वो रोजगार के लिए तैयार करने के लिए पश्चिम विज्ञान और साहित्य पढ़ाया जाना चाहिए, वहीं पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों का जो मुख्य विवाद का विषय है, पहला है इनका एंग्लिसिस्ट है, वो कह रहे हैं कि आधुनिक अध्ययन के लिए सरकारी धन का आवंटन होना चाहिए। आधुनिक अध्ययन से इनका मतलब था कि अंग्रेजी और उस पर आधारित जो ज्ञान है, केवल उसके अध्ययन पर विशेष सरकारी आवंटन होना चाहिए। दूसरी ओर प्राच्यवादियों का जो तर्क है वो है कि छात्रों में रोजगार को तैयार करने के लिए पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाया तो जाना चाहिए, लेकिन पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही दोनों का अलग अलग स्टैंड था। शिक्षा को माध्यम को लेकर आंग्लवादियों में भी मतभेद था। एक गुट माध्यम के रूप में अंग्रेजी का समर्थक था, जबकि दूसरे गुट ने शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारतीय भाषाओं यानी स्थानीय भाषाओं के उपयोग का समर्थन किया। हालांकि शिक्षा के माध्यम और अध्ययन की वस्तु के रूप में अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के उपयोग को लेकर काफी भ्रम था। इन दोनों के बीच माध्यम क्या होगा, तो जैसे जहाँ पारंपरिक जो ये आंग्लवादी जो थे, प्राच्यवादी जो थे, वो ये मानते थे कि माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन आंग्लवादी में दो गुट था। आंग्लवादी का एक गुट था जो इस बात से सहमत था कि माध्यम जो है सो भारतीय भाषा ही हो, लेकिन उसमें जो पढ़ाया जाए वो आधुनिक ज्ञान हो, न कि यहाँ का पारंपरिक ज्ञान। और आंग्लवादियों का जो एक दूसरा गुट था वो कहता था कि पढ़ाया भी आधुनिक ज्ञान जाए और माध्यम भी अंग्रेजी हो। ठीक है, अब ये प्रसिद्ध लॉर्ड मैकेले मिनट है ने इस विवाद को अंग्रेजीवादियों या आंग्लवादियों के पक्ष में इसको अंतिम निर्णय उस पर उसने दिया कि आंग्ल भाषा में अंग्रेजी भाषा पर जोर देते हुए एजुकेशन होगा। इस निर्देश के अनुसार सीमित सरकारी संसाधनों को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य को पढ़ाने के लिए समर्पित किया जाना था।
मैकॉले का विचार था कि भारतीय शिक्षा यूरोपीय शिक्षा से कमतर थी, विशेषकर भौतिक और सामाजिक विज्ञान की समकालीन स्थिति के संदर्भ में। परिणाम स्वरूप सरकार ने अपने स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को लागू किया। बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने के बजाय कुछ अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले गए, जिससे सामूहिक शिक्षा की उपेक्षा हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का लक्ष्य उच्च और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के एक चुनिंदा समूह को शिक्षित करना था, जिनके पास भारतीय विरासत तो थी, लेकिन वे अंग्रेजी रुचि, राय, नैतिकता और बुद्धि का प्रदर्शन करते थे। इन व्यक्तियों से अपेक्षा की गई थी कि वे सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करेंगे, साथ ही स्थानीय भाषाओं को भी सम्मिलित करेंगे, जिसके माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का ज्ञान अंततः व्यापक आबादी तक पहुंच जाएगा। इस अवधारणा को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इस नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि आधुनिक विचार राजनीतिक दलों, प्रेस, पैम्फलेट, सार्वजनिक मंच के माध्यम से जनता तक पहुंचे, लेकिन यह शासकों के इच्छित स्वरूप के अनुरूप नहीं थे। हालांकि आधुनिक शिक्षा ने भौतिक और सामाजिक विज्ञान पर साहित्य को राष्ट्रवादियों के लिए सुलभ बनाकर इस प्रक्रिया में योगदान दिया, जिससे सामाजिक विश्लेषण करने की उनकी क्षमता को बढ़ावा मिला। बहरहाल आधुनिक शिक्षा की सामग्री, संरचना और पाठ्यक्रम मुख्य रूप से औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करते थे। 1843 से 53 तक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर NW प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? उधर पंजाब और अफगानिस्तान की तरफ से लगा हुआ जो भारत का हिस्सा है, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन ने स्थानीय भाषाओं को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए ग्रामीण शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की। इन गांव के स्कूलों में क्षेत्रमिति और कृषि विज्ञान जैसे व्यवहारिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसका उद्देश्य नव स्थापित राजस्व और लोक निर्माण विभाग के लिए कर्मियों को शिक्षित करना था। ये जेम्स थॉमसन का एक प्रयास था, जो कि एक स्थानीय भाषाओं पर एम्फेसिस करता था उस समय में, 1843 की बात। अब आइए जरा इसके प्रश्नों को देखते हैं। ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिशिस्ट विवाद का प्रमुख मुद्दा क्या था? फंडिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ एजुकेशन, मीडियम यानी शिक्षा के लिए धन आवंटन, शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पारंपरिक भारतीय शिक्षा का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग, पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का शिक्षण, टीचिंग ऑफ वेस्टर्न सोसाइटीज एंड लिटरेचर। बताइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे तो इसका उत्तर बता सकते हैं आप आसानी से। देखिए, इंग्लिशिस्ट लोग पारंपरिक विज्ञान और साहित्य के शिक्षण की बात करते थे, और ओरिएंटलिस्ट लोग शिक्षण की बात वो भी मानते थे, लेकिन वो साथ साथ जोर उनका था कि पारंपरिक शिक्षा के विस्तार पर, इस पर उनका जोर था। शिक्षा के माध्यम के बारे में भी विवाद था। ओरिएंटलिस्ट स्थानीय भाषा चाहते थे और इंग्लिशिस्ट जो थे उसमें आधे इंग्लिशिस्ट शिक्षा के माध्यम को मानते थे, स्थानीय भाषा को मानते थे, और आधे जो इंग्लिशिस्ट थे, तो आधे मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ
तो उसका एक हिस्सा शिक्षा के माध्यम के लिए स्थानीय भाषा को पर जोर देते थे और दूसरा हिस्सा अंग्रेजी भाषा। लेकिन विवाद का मुख्य मुद्दा क्या था, ये सवाल है। तो विवाद का मुख्य मुद्दा ये था कि जो धन मिला है उसका खर्च जो है वो कहाँ किया जाए, ये मुद्दा था मुख्य। ठीक है, धन के आवंटन का मुद्दा था कि इसको खर्च किस चीज पर किया जाए। तो उसके बाद ये बाकी दो चीजें आती हैं, धन आवंटन। सही है निशा? अमरीन पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के साहित्य के शिक्षण के बारे में ये लोग में विवाद नहीं था। ये लोग दोनों मानते थे कि ये एजुकेशन होना चाहिए, और ओरिएंटलिस्ट ये मानते थे कि ये एजुकेशन जो है वो स्थानीय भाषा में हो, और इंग्लिशिस्ट इसको कुछ इंग्लिशिस्ट मानते थे कि हाँ स्थानीय भाषा में ही हो। लेकिन ओरिएंटलिस्ट मानते थे कि फोकस जो है जोर कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ जो स्थानीय पहले से भाषाएं हैं, जो पहले से चीज़ें हैं उस पर फोकस होना चाहिए। और जो ये पश्चिमी ज्ञान और साहित्य का शिक्षण है वो अतिरिक्त रूप में होना चाहिए, ऐसा ओरिएंटलिस्ट मानते थे। और इंग्लिशिस्ट मानते थे कि नहीं, स्थानीय पारंपरिक जो शिक्षा है उस पर कुछ उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। लॉर्ड मैकेले का मिनट के अनुसार पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने के लिए शिक्षा का पसंदीदा माध्यम क्या था? अंग्रेजी भाषा, स्थानीय भाषा, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों पारंपरिक भारतीय भाषाएं। Which is the preferred medium? मैकॉले की मिनट के अनुसार, मैकॉले मिनट हम लोग ने अभी रीड आउट किया था मैंने। यही स्टेटमेंट है ना कि लॉर्ड मैकेले ने इसे आंग्लवादियों के पक्ष में फैसला कर दिया, यानी जो सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरी तौर पर अंग्रेजी भाषा से संबंध के आधार पर जो शिक्षा दी जाएगी उसी पर ये धन जो है सो खर्च किया जाए। हाँ ये सही है अमरीन मधुर का। औपनिवेशिक शिक्षा में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी भाषा में व्यापक शिक्षा प्रदान करना, पारंपरिक भारतीय शिक्षा के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, अंग्रेजी रुचि और राय वाले व्यक्तियों का वर्ग तैयार करना, स्थानीय भाषाओं को पश्चिमी ज्ञान से समृद्ध करना। सावधानी से उत्तर दीजिएगा। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है लेकिन उत्तर सिंपल नहीं है। आदित्य जल्दीबाजी नहीं कीजिए। उद्देश्य पूछ रहा है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत हम लोगों ने उसका अभी पढ़ा कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत क्या कहता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का लक्ष्य
उच्च और मध्य वर्ग के व्यक्तियों के बीच चुनिंदा समूह को शिक्षित करना था जिसके पास भारतीय विरासत होती, लेकिन वे अंग्रेजी रुचि, राय, नैतिकता और बुद्धि का प्रदर्शन करते। इन व्यक्तियों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपेक्षा की गई थी मतलब कि यही उद्देश्य था ना, क्या अपेक्षित है आपसे? वे जनता के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे, साथ ही स्थानीय भाषाओं को समृद्ध करेंगे और जिसके माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का ज्ञान अंततः व्यापक आबादी तक पहुंचेगा। इस अवधारणा को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ये जो लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते, उच्च और मध्य वर्ग के लोग, वो अपनी रुचि में अंग्रेजों की तरह होते, नैतिकता और बुद्धि उनकी अंग्रेजों की तरह होती, और ये लोग से अपेक्षा की जाती थी कि जनता और सरकार के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेंगे और स्थानीय भाषा को भी समृद्ध करेंगे जिसके माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य अंततः व्यापक आबादी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है। इसी अवधारणा को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, नीचे की ओर निःसरित होना या विसरित होना, इसके रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अंतिम जो है, स्थानीय भाषाओं को पश्चिमी ज्ञान से समृद्ध करना, है ना, ये हो जाएगा। ये भी उत्तर इसका बनता है कि वर्ग बनाना, है ना, लेकिन ये पूछ रहा है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था। तो ये जो काम कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन जो दे रहे थे, उसका सरकार का उस पॉलिसी का, इंग्लिश एजुकेशन की पॉलिसी का परिणाम होता अंग्रेजी रुचि और राय वाले व्यक्तियों का वर्ग बना। अब जब ये लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपनी भाषाओं में जो इनको ज्ञान प्राप्त होगा, इसको ये दूसरे लोगों को सिखाएंगे, जो उनकी भाषा के दूसरे लोग हैं, जो उनकी भाषा में है, तो उनको क्या सिखाएंगे? तो उनको वो पश्चिमी ज्ञान की बातें सिखाएंगे। इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होगा इन लोगों को, जो मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके माध्यम से जो अन्य लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों तक ये ज्ञान जाएगा। इसी को अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं। ये ज्ञान का अधोमुखी जाना है, ये निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, है ना। जैसे कि अगर आप ऊपर में साइंस में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट, छोटे क्लास में एक्सपेरिमेंट होता है जिसको ऊपर टिप में बालू डाल करके उसमें पानी डाला जाता है, तो पानी धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। ये पानी मिट्टी पर डालते हैं तो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। तो सबसे ज्यादा गीला ऊपर होता है और धीरे धीरे वो गीलापन जो है नीचे जाता है। तो वो पानी जैसे नीचे की ओर धीरे धीरे जाती है, उसी तरह से उसी की तुलना आप इस नॉलेज से भी कर दीजिए। तो जो नॉलेज है वो पहले किसके पास है? जो हायर ये मध्यम और उच्च वर्ग के लोग उनके पास है, और उसके बाद तब ये ज्ञान जो है सो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। क्योंकि जो नॉलेज है, नॉलेज को भी क्या क्या कहा गया है? नॉलेज भी एक तरह का, आपने सुना होगा, एक कव्वाली में, नहीं कव्वाली नहीं, जल से पतला कौन है, जल से पतला ज्ञान है, भजन है जलोटा साहब का। उसी से याद रखिएगा कि ये निस्यंदन थ्योरी जो है, जल से पतला ज्ञान है, तो उसी से आप जोड़ करके याद रखिएगा। आंसर बताएं ना इसका, स्थानीय भाषाओं को पश्चिम ज्ञान से समृद्ध करना, निस्यंदन सिद्धांत का उद्देश्य ये हुआ। ये जो है अंग्रेजी शिक्षा देने की बात, जो उन्होंने अंग्रेजी पर जोर देने की बात थी, कि उसके कारण क्या हुआ? वर्ग बना। और ये वर्ग क्या करेगा?
तो वर्ग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेगा और स्थानीय भाषाओं के लोगों को बताएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली अंग्रेज अपना ज्ञान डायरेक्टली आम लोगों को नहीं दे रहे हैं, ये केवल इस वर्ग को दे रहे हैं। और ये वर्ग जो है तो नीचे के बाकी जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसको ये ज्ञान देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इस सिद्धांत के द्वारा अधोमुखी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के द्वारा नीचे के जो लोग हैं उनको वेस्टर्न नॉलेज उन तक पहुंच जाए। ठीक है, औपनिवेशिक शैक्षिक नीतियों के बावजूद आधुनिक विचार जनता तक कैसे पहुंचे? प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना से, जेम्स थॉमसन के प्रयासों से, पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण के माध्यम से, राजनीतिक दल, प्रेस और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से। तो आसान है, बताइए। औपनिवेशिक प्रश्न का मतलब हुआ कि जो औपनिवेशिक सत्ता है उसकी नीति तो क्या है कि केवल वो किसको एजुकेट करेगी? हायर क्लास को, है ना, हायर और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको ही केवल वो एजुकेट करेगी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अनुसार। लेकिन वास्तव में जो आम लोगों तक आधुनिकता के विचार पहुंचने लगे, और वो कैसे पहुंचे? तो ये एजुकेशन के माध्यम से नहीं पहुंचे, ये प्राथमिक विद्यालय तो सरकार ने स्थापित किया नहीं, तो पहला रिएक्शन कर दीजिए जेम्स थॉमसन के प्रयासों से। तो जेम्स थॉमसन ने कहाँ किया था काम? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर ये काम किया था। तो ये तो लिमिटेड एरिया हो गया, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। फिर पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण के माध्यम से, तो ये तो केवल उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों को उपलब्ध था। अब यहाँ जनता की बात हो रही कि जनता तक कैसे पहुंचे, तो इसका उत्तर होगा डी। सही जवाब दिया आपने निशा। राजनीतिक दल, प्रेस और सार्वजनिक मंच, इसके माध्यम से लोगों के बीच ये जानकारी पहुंची। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद के दौरान शिक्षा में जेम्स थॉमसन का क्या योगदान था? शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा देना, पारंपरिक भारतीय शिक्षा की वकालत करना, स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ग्रामीण शिक्षा का विकास करना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक पाठ्यक्रम की शुरुआत करना। सही है, सारे तो आपने सही उत्तर दिया। जेम्स थॉमसन ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, नहीं दिया था। थॉमसन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने स्थानीय भाषा की बात की, स्थानीय भाषा का उपयोग किया, लेकिन स्थानीय भाषा में उन्होंने क्या सिखाया? देखिए थॉमसन के जो प्रयास हैं, इन गांव के स्कूलों में क्षेत्र मिट्टी और कृषि विज्ञान जैसे व्यवहारिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसका उद्देश्य नव स्थापित राजस्व और लोक निर्माण विभाग के लिए कर्मियों को शिक्षित करना है। स्थानीय भाषा को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए ग्रामीण शिक्षा की एक व्यापक योजना इन्होंने तैयार की थी, और इन गांव के स्कूलों में खेती मिट्टी और कृषि विज्ञान ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इस हिसाब से देखिए, यहाँ पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को बढ़ावा देना, पारंपरिक भारतीय शिक्षा की वकालत करना, स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ग्रामीण शिक्षा का विकास करना, और स्कूल और कॉलेजों में आधुनिक पाठ्यक्रम की शुरुआत करना। तो अंग्रेजी को रिजेक्ट कर देंगे, स्कूल कॉलेज की बात तो यहाँ थी नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और पारंपरिक भारतीय शिक्षा की वकालत भी इन्होंने नहीं की थी,
तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो 3 रिजेक्ट हो जाएगा। तो स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके ग्रामीण शिक्षा के का विकास, है ना। ये सी बचेगा। तो लोगों ने सी उत्तर दिया है। आदित्य, मधुरता, सबका सही है। किस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ये वुड्स डिस्पैच 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। डिस्पैच के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत, है ना, को खारिज करते हुए जनता की शिक्षा की जिम्मेवारी लेने का आग्रह किया गया इसमें। दूसरा, डिस्पैच में शिक्षा की एक पदानुक्रमित प्रणाली की स्थापना की गई, जिसकी शुरुआत गांव में स्थानीय भाषा के प्राथमिक विद्यालय से हुई और बाद में जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल से संबद्ध कॉलेज और प्रेसिडेंसी शहरों के संबद्ध विद्यालय थे। यानी कैसे क्रम हुआ कि पहले पढ़ाई शुरू कहाँ होगी? तो गांव में स्थानीय भाषा में होगी और प्राथमिक विद्यालय में होगी। उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल होगा, यानी वो बाइलिंगुअल होगा हाई स्कूल, अंग्रेजी हो भी होगा और उसमें जो स्थानीय भाषा है वो भी रहेगा। और उसके बाद हायर लेवल पर कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी थे वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम ही मुख्य रूप से चलेगी। और हालांकि वहाँ हिंदी और ये वर्नाकुलर और ये दोनों रहेगा, लेकिन इंग्लिश को प्रमुखता दी जाएगी, लेकिन माध्यम में वर्नाकुलर भी रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए। ये जो है ना, जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबद्ध विद्यालय प्रेसिडेंसी शहरों से संबद्ध विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, जबकि स्कूल के स्तर पर स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाना था। महिला एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। स्थानीय सरकारों को दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी थी। स्थानीय संस्थानों को दी जाने वाली शिक्षा स्थानीय संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी थी। डिस्पैच में शिक्षा में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता अनुदान राशि की एक प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया। ये क्या था? इसका मतलब ये था कि जो स्कूल खोले जाएंगे वो निजी उद्यम से खोले जाएंगे और उनको सरकारी अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान वाली शिक्षा अभी भी हाल के समय तक हमारे यहाँ चल रही है। बिहार में तो चल ही रही है, बाकी जगह बंद हो गई है। डिस्पैच के बाद 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग भी स्थापित किए गए। महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। कॉलेज में जेम्स ई बेथ्यून स्कूल में महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त पूसा, रुड़की में कृषि और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किए गए। वुड्स डिस्पैच का भारत की शिक्षा प्रणाली पर 5 दशकों तक अस्थायी प्रभाव रहा, जिससे शिक्षा प्रणाली में का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ। यूरोपीय हेडमास्टर और प्रिंसिपल शैक्षणिक संस्थान चलाते थे और मिशनरी उद्यमों ने भी इसमें भूमिका निभाई। धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में निजी भारतीय प्रयास भी उभरे। इसके बाद हंटर पर जब आएंगे तो हंटर का पोर्शन पढ़ेंगे। तो इस दस्तावेज को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा बाय द वे, मैग्ना कार्टा क्या है आप लोगों को पता है? मैग्ना कार्टा
मैग्ना कार्टा ब्रिटिश इतिहास से संबंधित टर्म है। बार बार आप इसका यूज करते हैं। मैग्ना कार्टा है क्या? ब्रिटिश इतिहास में उत्तर बी तो सही है। लंबा कानून। लंबा कानून का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। ऑडियो नहीं, ऑडियो से बोलिए। सर ब्रिटिश इतिहास में शायद 1200 या 1300 ईस्वी के समय में कुछ एक बहुत बड़ा कानून 100 या कि बहुत सारा पेज का लिखा गया था और उसी को एक मैग्ना कार्टा दिया गया था नाम। और ये जो 1854 का जो ये आया था अंग्रेजी शिक्षा, जो उसको भी एक बहुत बड़ा मतलब इंटायर रूप से इंडिया का जो भी प्राइमरी से लेकर सब क्षेत्रों को लगभग ये कैप्चर किया था। तो एक बहुत बड़ा विस्तृत मतलब रूप से मतलब उस कानून और ये बहुत बड़ा एक लिखित रूप से बहुत बड़ा ये है। नहीं, बड़ा तो था, लेकिन इसको मैग्ना कार्टा का महत्व इस बात से नहीं है कि लंबा या बड़ा कानून था। इसका महत्व इस बात में है कि जैसे पहले आरंभिक समय में से अंग्रेजी जो ये शासक होते थे, राजा होते थे, उनको ही उनके पास ही सारे अधिकार थे। पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं था। तो ये पहली बार हुआ कि ये 12वीं शताब्दी के शुरू में, है ना, 1205-7 के आसपास हुआ होगा कि ये उस समय से राजा ने कुछ अधिकार पार्लियामेंट को देना शुरू किया, जिसके बाद से ये परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, जिससे अंततः इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या हुआ कि शासन जो है सो राजतंत्र का है, लेकिन वो राजा चलता किसके हिसाब से है? तो संविधान के हिसाब से। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना उसकी शुरुआत मानी जाती है कि ये दैट इज ए गेम चेंजिंग डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने उस परिवर्तन की शुरुआत कर दी, जिससे कि बाद में बहुत सारी चीजों में बदलाव हुए और नए तरह के इंस्टीट्यूशंस बने और बिल्कुल जो पुराना सिस्टम था वो पूरी तरह से बदल गया। ठीक है। तो मैग्ना कार्टा आप जहाँ जहाँ भी इसकी चर्चा सुनेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने आने वाले समय में, बाद के समय में चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया। इसलिए उसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजी शिक्षा आज जिस रूप में हम देखते हैं, अंग्रेजी के बिना हमारा कोई काम नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ जो है, ये वुड्स डिस्पैच के द्वारा इसका एक्सपेंशन हुआ। हालांकि हम लोग मैकाले को ज़्यादा पकड़ते हैं, मैकाले का काम ज़्यादा उमेरते हैं, लेकिन मैकाले का जो प्रयास था वो केवल लिमिटेड वर्ग में था। ये ज़्यादा जो है वुड्स का डिस्पैच के द्वारा जो सिस्टम स्थापित हुआ, जिसमें कि वो स्थानीय भाषा से शिक्षा शुरू करके फिर बाइलिंगुअल हुआ हाई स्कूल में, उस पर पूरी तरह से इंग्लिश एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो था सब पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा में था। तो इसी से आगे चल के आने वाले समय में जो अंग्रेजी को भारत में वर्तमान डी फैक्टो स्थान प्राप्त है एक तरह से, वो इसको इसी से शुरू हुआ, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच के अनुसार उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का अनुशंसित माध्यम क्या था? अंग्रेजी भाषा, स्थानीय भाषा, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों, पारंपरिक भारतीय भाषाएं। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये हाँ सही है। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि अंग्रेजी भाषा में ही ये शिक्षा होगी, है ना। एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल है और
यानी वो जो हाई हाई स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, वो एंग्लो वर्नाकुलर होगा, और प्राइमरी स्कूल है वो वर्नाकुलर होगा। प्राइमरी लेवल पर वर्नाकुलर यानी देसी भाषा, सेकेंडरी लेवल पर एंग्लो वर्नाकुलर यानी मिश्रित भाषा, और हायर लेवल पर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। भारत की शिक्षा के संबंध में वुड्स डिस्पैच में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया है? महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी। सही है, निशा आपने सही उत्तर दिया। ये सभी हैं, चारों ही हैं उत्तर। महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, तीनों की बात अभी तो हमने रीड किया आप लोग। किस आयोग ने, अच्छा ये अगला शुरू हो गया तो आगे हम लोग देख लेते हैं। पहले की योजनाओं में हंटर शिक्षा आयोग, पहले की योजनाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा के कारण सरकार ने 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की। आयोग की सिफारिशें मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थी, जिसमें स्थानीय भाषाओं में के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार भी शामिल था। इसने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नव स्थापित जिला और नगरपालिका बोर्डों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की, और माध्यमिक शिक्षा में दो प्रभावों की आवश्यकता पर जोर दिया, साहित्यिक और व्यावसायिक। इसके बाद विश्वविद्यालय अधिनियम, रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना था। इसने विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ाने, अध्येताओं की संख्या को कम करने और सरकार को विश्वविद्यालय के नियमों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। निजी विद्यालय कॉलेजों की संबद्धता के लिए कड़ी शर्तें लगाई गई। उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए धन आवंटित किया गया। शिक्षा नीति पर सरकारी संकल्प, 1913 शिक्षा नीति पर 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया गया, लेकिन निरक्षरता दूर करने के लिए की नीति को स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि मालवीय जी सबसे पर ज्यादा शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात ये 1911-12 उसको पहले से भी उठा रहे थे, लेकिन 1911-12 में उन्होंने जोर शोर से इसकी बात उठाई कि शिक्षा का जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए और सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि सरकार सब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। तो लेकिन ये 13 में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी लेने से सरकार ने इनकार कर दिया, लेकिन ये स्वीकार किया गया कि निरक्षरता को दूर किया जाएगा, यानी इलिटरेट कोई नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रॉपर एजुकेशन की बात होती है उसकी जिम्मेवारी सरकार, सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी। प्रांतीय सरकारों से निजी प्रयासों को प्रोत्साहन और माध्यमिक विद्यालयों में सुधार के साथ गरीब और पिछड़े वर्गों को
मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक प्रांत का अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा मिलना चाहिए। है ना, इसी के आधार पर आपके 13 के बाद कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें पटना विश्वविद्यालय भी हमारा ये इसी संकल्प के आधार पर स्थापित हुआ। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ये 1917 से 19 में था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने और रिपोर्ट बनाने के लिए की गई थी, लेकिन इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थी। इसने विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त के रूप में माध्यमिक शिक्षा में सुधार पर जोर दिया। आयोग ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव, विश्वविद्यालय के नियमों में कठोरता को कम करना, केंद्रीकृत और स्वायत्त विश्वविद्यालयों और महिला शिक्षा और व्यावहारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की सिफारिश की। इन विकासों में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा में सुधार के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया आकार दिया। ठीक है, तो अब प्रश्नों को देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि वुड्स डिस्पैच के बाद किस आयोग ने भारत में शिक्षा के प्रगति की समीक्षा की और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया? इसको पकड़िए, अभी हम लोगों ने बात की। तो इसके बाद जो कौन आया है, वुड्स के बाद कौन आया है पहला? सही है, हंटर शिक्षा आयोग, जिसने कि सही जवाब दिया आप लोगों ने, अमरीन, आदित्य, निशा। हंटर शिक्षा आयोग, इन लोगों ने इसने प्रगति की समीक्षा की और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था और प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने की सिफारिश की गई थी? हार्टोग समिति, सार्जेंट योजना, बैथ्यूम समिति, रैले समिति, बताइए। हाँ सही है अमरीन, आपने सही उत्तर दिया। हार्टोग समिति ने सिफारिश की थी। वुड्स डिस्पैच में शिक्षा प्रणाली में एक पदानुक्रम रखा गया था जिसकी शुरुआत कैसे होती थी, जो शुरुआत कहाँ से होती थी? एंग्लो वर्नाकुलर, ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। वुड्स डिस्पैच प्रपोज्ड अ हायरार्की ऑफ एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना। वुड्स डिस्पैच ने शिक्षा प्रणाली को एक पदानुक्रम का प्रस्ताव रखा था जिसकी शुरुआत होती थी, है ना। इसकी शुरुआत क्या होती है, दोनों तरह कहाँ से होती है? एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, स्थानीय प्राथमिक विद्यालय, संबद्ध विद्यालय, सरकारी शहरों के कॉलेज। सही बताया आपने अमरीन। इसकी शुरुआत होती थी स्थानीय प्राथमिक विद्यालय से। उसके बाद सेकेंड लेवल था एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल,
तब थर्ड लेवल पर जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में, प्रेसिडेंसी टाउन्स कौन हो गए? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, वहां से संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय जो थे वहां पर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती थी। हंटर शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? बताइए, तो आसान है। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? अंग्रेजी केवल स्थानीय भाषाएं, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं, पारंपरिक भारतीय भाषाएं। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, सब लोग चुप हो गए, क्यों? यहाँ हम लोगों ने तो सारा रीड आउट किया है आपको। इसमें समराइजेशन में छूट गया है। ओके, इसमें अंग्रेजी और स्थानीय दोनों पर उसने जोर दिया था। प्राथमिक दोनों की बात उसने की थी। उन्नीस सौ 4 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का क्या उद्देश्य था? विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कम करना, निजी कॉलेजों से संबद्धता को प्रतिबंधित करना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना। तो अब इसमें तो सबसे पहले आप रिजेक्ट करेंगे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि इसका तो नाम ही है विश्वविद्यालय अधिनियम, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। निजी कॉलेजों से संबद्धता को प्रतिबंधित करना, ऐसा तो नहीं किया था, उसको रूल कड़ा किया था, नियम कड़े किए गए थे, प्रतिबंधित नहीं किया गया। सरकारी नियंत्रण कम करना ये भी नहीं हुआ था, उसको बढ़ाया गया। तो अंत में क्या बचता है? विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। सही उत्तर है शिल्पी, अमरीन। बुनियादी शिक्षा से वर्धा वाला समरी छूट गया है। अच्छा, चलिए वर्धा आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, इसके आधार पर उत्तर दीजिए, इसका मैं डाल दूंगा बाद में। समरी में छूट गया है वर्धा। वर्धा बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या था? गतिविधि के माध्यम से सीखना, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना, पश्चिमी शैक्षिक पद्धतियों से परिचय। तो इसमें तो आप सबसे पहले पश्चिमी शैक्षिक पद्धतियों से परिचय, इसको आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो था नहीं। अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो अब ये पहले का दो बचता है, एक हो गया गतिविधि के माध्यम से सीखना और एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें थी, लेकिन जो मुख्य बात थी वो करके सीखने वाली बात थी, है ना। ये अलग से स्कूल में बच्चों को सोसाइटी से और नेचर से और समाज से कट करके एजुकेशन की बात इसमें नहीं की गई, बल्कि काम करते हुए, रोजमर्रा के काम करते हुए, गतिविधि करते हुए तो सीखना था। ठीक है, तो ये गतिविधि के माध्यम से सीखना, वो उस अर्थ में, व्यापक अर्थ में, गतिविधि से यहाँ मतलब है कि समाज में या
जो भी काम आप कर रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, समाज में कुछ सक्रियता कर रहे हैं, सक्रिय होकर कुछ सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, जैसे किसी बूढ़े आदमी की सेवा कर रहे हैं या इस तरह का कुछ भी आप कर रहे हैं, उसी के माध्यम से आपको सीखना है, उसी के दौरान आपको सीखना है। स्कूल के लिए जैसे जो वर्तमान प्रणाली है कि बच्चे को परिवार और दुनिया से काट करके उसको एक घर में पैक करके और उनको एजुकेशन देना, ये वर्धा के नियम में नहीं था। और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर नहीं था उनका, ये था कि आप व्यवसाय करते हुए सीखें, जैसे किसानी करते हुए सीखें। अब व्यावसायिक शिक्षा से बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे इंजीनियरिंग करना चाहिए या मेडिकल पढ़ना चाहिए या लॉ पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बातें आ जाएगी। ऐसा नहीं कुछ था। उनका ये था कि जो भी है, अगर सूत काटने का काम है, स्वेटर बुनने का काम है या जो भी है, तो वो करते हुए एजुकेशन प्राप्त करना है ना। जैसे स्वेटर बुनने में गणित का नंबर आता है, कितने नंबर के कांटा से कौन सा गला किस नंबर से बनेगा, बीच का पार्ट किस नंबर से बनाएंगे, तो ये सब नंबर के बारे में वहाँ आ जाता है। इस तरह की, मैं एक उदाहरण में बता रहा हूँ, इस तरह की बातें थी कि काम करने में ये चीज़ें आती हैं, तो उसी समय उनको उस बारे में पूरा ज्ञान दिए, केवल उतना ही बता के नहीं छोड़ा जाए, उसका पूरा बैकग्राउंड उसको बता दिया जाएगा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं। दिस वाज द प्लान, ये प्लान है। इस सुधार ने शिक्षा की जिम्मेवारी प्रांतीय मंत्रालयों को स्थानांतरित कर दी और सीधे सरकारी हस्तक्षेप को रोक दिया। वुड्स डिस्पैच, हार्टोंग समिति, हंटर शिक्षा आयोग, मॉन्टेगू, चेम्सफोर्ड सुधार। इसका संक्षेपण में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसका उत्तर होगा। इसके द्वारा जो है सो पूरी तरह से प्रांतीय मंत्रालय जो थे उनको ये दे दी गई थी जिम्मेवारी, और सरकार का सीधा हस्तक्षेप रुक गया, क्योंकि प्रांतीय जो मंत्रालय थे वो उसमें जो इलेक्शन के द्वारा जो चुन करके लोग आते थे उनको वो पद दिया जाता था। तो हंटर नहीं है शिल्पी, ये हंटर नहीं है, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है। हार्टोग समिति ने किस चीज की आवश्यकता पर बल दिया? शिक्षा में तेजी से विस्तार, हाई स्कूलों में प्रवेश पर प्रतिबंध, माध्यमिक शिक्षा में मानकों में सुधार, वयस्क निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन। हार्टोग कमेटी थी, इसने माध्यमिक शिक्षा के मानकों में सुधार पर जोर दिया था। किस घटना के कारण वर्धा योजना का पतन हुआ? ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन किसी को अगर पहले का याद हो तो बता सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सार्जेंट योजना का कार्यान्वयन, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। कौन सी घटना थी? मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध को इसका जिम्मेवार माना जाता है। ये दूसरा विश्व शुरू हो जाने के कारण डिस्ट्रैक्शन हो गया, लोग फिर ये असहयोग आंदोलन की बात शुरू हो गई, और अगर दूसरा विश्व शुरू नहीं होता, असहयोग आंदोलन नहीं होता, तो इस पर काफी कुछ डेवलपमेंट होता और कुछ बातें आती, लेकिन
दूसरा विश्व शुरू हो जाने के कारण जो बुनियादी शिक्षा थी वो असफल हो गई। तो उसका जो शुरू में जिस जोश के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, असफल तो उस समय सीधे सीधे नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में तो बहुत सारे बुनियादी विद्यालय भी खुले, आज़ादी के बाद भी चले। उस समय भी कई चीजें हुई थी, लेकिन जिस जोश के साथ शुरू किया गया था उसका विस्तार और पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ता, और जो प्रबुद्ध लोग थे वो इस काम में वॉलंटरीली लगते, है ना, वॉलंटियर्स के रूप में बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते, वो सब चीजें रुक गई। उन्नीस 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने सरकार को विश्वविद्यालयों पर अधिक शक्तियां प्रदान की। किस चीज के लिए? ये तो क्वेश्चन पीछे हो चुका है, उसी का ये दूसरा थोड़ा सा वर्डिंग का फेर है। गुणवत्ता में सुधार, स्वायत्तता को मजबूत करना और फंडिंग बढ़ाना। ठीक है। इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है, उसमें हम लोगों ने देखा था जो अनुसंधान की बात थी, अनुसंधान कार्यक्रम और फोकस करना, ये उसमें जोड़ दिया गया था। किस रिपोर्ट में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाने से पूर्व शर्त के रूप में माध्यमिक शिक्षा के सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया? हार्टोग समिति, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सैडलर के बारे में। देखिए, वुड डिस्पैच तो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद हंटर आयोग आया, तो उसने भी स्कूल एजुकेशन को फोकस किया। तो अब बचता है हार्टोग और सैडलर। तो हार्टोग का भी फोकस ज्यादा स्कूल पर ही था। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने पूर्व शर्त में ये रखा था कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लोगों की गुणवत्ता बेहतर हो सके। इस समिति ने महिला शिक्षा और व्यावहारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की वकालत की थी। सार्जेंट योजना, हार्टोग योजना समिति, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग और बैथून स्कूल समिति। बताइए कि विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकांश काम जो है तो सैडलर के द्वारा हुआ है। इससे ध्यान में रखिएगा, विश्वविद्यालय से सभी जो 1904 का विश्वविद्यालय आयोग है वो मुख्य रूप से, आपको याद होगा, उसमें मुख्य रूप से जो कर्जन की जो पॉलिसी थी, वो मुख्यतः संख्या कम करने, शिकंजा कसने, जो लोग वहां पर पढ़ा रहे थे उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने, इस तरह की चीजें थी। तो अधिकांश जो अच्छी चीजें आपको पूछा जाए, तो अगर डाउट हो तो सैडलर आयोग के बारे में आप विचार कर सकते हैं। हालांकि डाउट वाले प्रश्न नेगेटिव मार्किंग वाले में तो करना नहीं है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना चाहिए इसका उत्तर
सी होगा। सही बताया अमरीन। भारत में माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा की विकास की में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसकी देखी गई यूरोपीय हेडमास्टर और प्रिंसिपल, मिशनरी उद्यम, भारतीय शिक्षक, उपरोक्त सभी। माध्यमिक और कॉलेजिएट शिक्षा में कौन लोग ज्यादा इसमें सक्रिय थे? देखिए, प्रारंभ में तो यूरोपीय हेडमास्टर और प्रिंसिपल, प्रारंभ में क्या पूरे अंग्रेजी शासन के दौरान काफी सारे हेडमास्टर और प्रिंसिपल रहे जो यूरोपीय थे। पटना में भी जो हाई स्कूल है उसमें आप देखेंगे तो उनका जो शुरुआत हुई है पुराने हाई स्कूल, उनकी शुरुआत में आप देखेंगे जैसे मिलर हाई स्कूल में देखेंगे तो आरंभिक जो लोग थे वो प्रिंसिपल सारे यूरोपीय प्रिंसिपल थे। मिशनरी लोग अपना अलग से पैरेलल में ये यूरोपीय प्रिंसिपल तो सरकारी विद्यालयों में थे, इसके पैरेलल मिशनरी लोग अपना अलग से चला रहे थे एजुकेशन का सिस्टम। फिर भारतीय शिक्षक भी धीरे धीरे जब भारतीय लोग एजुकेटेड होने लगे तो भारतीय शिक्षक भी आ गए। तो इसमें तीनों की भागीदारी यानी सभी की भागीदारी जो है इसमें आप मान के चल सकते हैं। तो इसका उत्तर डी होगा। 1913 की शिक्षा नीति में 1913 की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में निम्नलिखित आवश्यकता पर बल दिया: अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार, प्रांतीय सरकारें विश्वविद्यालय स्थापित करेंगी और शिक्षा के निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करना। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी के प्रभाव में हमारा पटना विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ। तो विश्वविद्यालय के संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात इसमें कही गई थी। और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात तो इसने रिजेक्ट कर दी, है ना। इसमें एक बार फिर से देख लीजिए। 1913 के प्रस्ताव में अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया, पहला कट गया। लेकिन निरक्षरता को दूर करने की नीति को स्वीकार किया गया। प्रांतीय सरकारों को निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने, माध्यमिक विद्यालयों को सुधार करने के साथ गरीब और अधिक पिछड़े वर्ग को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया। यह भी कहा गया कि प्रांत का अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए और विश्वविद्यालयों के में शिक्षण गतिविधि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कहा है कि प्रत्येक प्रांतीय सरकारें विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगी। देखिए, इसमें ध्यान देना होगा, है ना। तो ये भी कट जाएगा। जो उन्होंने कहा है कि निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ये कहा है उन्होंने, इसमें निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करना ये है। तो ये इसका उत्तर डी होगा। सही है अमरीन, डी होगा इसका उत्तर, क्योंकि बाकी तीन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। सार्वजनिक शिक्षा योजना ने अलग बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा, इंटरमीडिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, तो इसके बारे में समरी में तो हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था। तो विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षा नहीं है इसका उत्तर। इसमें मुख्य जो बात थी कि पहले एक ही एग्जाम होता था ना, वो एक ही बोर्ड जो है सो 11th 10th और 12th दोनों का एग्जाम लेता था।
10th और 12th दोनों का एग्जाम देता था। तो ये माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा को इसने सेपरेट करने की बात की थी। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस विश्वविद्यालय की समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी? ये तो हम लोगों ने देखा था कि पहला ही वाक्य था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसके कारण सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन इसने जो सुझाव दिए वो जनरल सुझाव थे, यानी सारे यूनिवर्सिटीज के लिए सुझाव दिए। ठीक है। आयोग ने शिक्षा के किस स्तर पर प्रशासन के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा? ये तो हमने अभी चर्चा कर ही ली। ये माध्यमिक और इंटरमीडिएट के लिए अलग बोर्ड का रखा। केंद्रीय सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की संस्था के रूप में कार्य करने की वकालत की? सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, स्कैटर्ड एंड एफिलिएटेड, डिसेंट्रलाइज एंड ऑटोनोमस, फ्रैगमेंटेड एंड कंट्रोल। केंद्रीकृत और एकात्मक, बिखरा हुआ और संबद्ध, विकेंद्रीकृत और स्वायत्त, खंडित और नियंत्रित। अंग्रेजी में ज्यादा स्पष्ट है, इसको ध्यान दीजिए। सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, scattered and affiliated, decentralized and autonomous, और fragmented and controlled। तो ये तो आप अभी वर्तमान में अपने अनुभव से जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज होता है उसके जो स्वरूप है वो किस तरह से काम करता है। सेंट्रलाइज एंड ऑटोनोमस जो है ये वर्तमान में काम करता है, लेकिन सैडलर आयोग जो था उसने इसको केंद्रीकृत और एकात्मक इस रूप में सजेस्ट किया। वर्तमान में ये डिसेंट्रलाइज और ऑटोनोमस है, लेकिन सैडलर का जो सजेशन था वो केंद्रीकृत और एकात्मक था, सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। सैडलर आयोग ने शिक्षा के किन क्षेत्रों का विस्तार करने की सिफारिश की? महिला शिक्षा, अप्लाइड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग, उपरोक्त सभी। सही है अमरीन। इसने इन तीनों के बारे में सिफारिश की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में शिक्षा को किसके नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रांतीय मंत्रालयों को ये नहीं, मिशनरीज को नहीं किया गया। शिक्षा का नियंत्रण पहले सरकार स्वयं करती, मिशनरीज का अपना अलग सिस्टम था, पैरेलल सिस्टम था। सरकार जो एजुकेशन का काम करती थी, मिशनरीज शुरू से ही उसके पैरेलल वो अपने रिसोर्सेज से संस्थाएं चलाते थे, और क्योंकि उनका जो पर्पस था, सरकार हमेशा मिशनरी के काम को अपने काम से बिल्कुल अलग रखती थी। तो जनता के बीच में कभी भी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि सरकार मिशनरीज के काम को प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है या प्रत्यक्ष रूप से दोनों के साथ मिलकर काम कर रही है। ब्रिटिश सरकार खास तौर से उत्तर भारत में ये बहुत ही क्लियर था। तो दूसरे लोग थे जैसे पुर्तगीज वगैरह थे, वहां पर ये बात गड़बड़ थी। उधर साउथ तक की कहानी अलग है, लेकिन आप यहाँ जो मुख्य जो भारत में अंग्रेजों का जहाँ तक प्रसार है वहां पर बिल्कुल वो स्पष्ट थे। तो मिशनरी
नहीं इसके साथ सरकार नहीं दिखती। पीछे बैक एंड से भले ही वो सपोर्ट करते हों या सुविधा दें और सब चीज़ हो सकता था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन दोनों का कोई भी कार्यक्रम साथ साथ नहीं होता। ये बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सुधार हुआ था, उसमें प्रांतीय जो मंत्रालय थे उनको ये ट्रांसफर किया गया था। आटोक समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दें, विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों में सुधार करें, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विस्तार करें, विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रतिबंधित करें। आटोक समिति ने विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में ये मानकों के बारे में सुधार की बात की थी, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। आटोक के समिति के अनुसार किन विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए? योग्य छात्र, औसत छात्र, उच्च उपलब्धि करने वाले, 8वीं के बाद के सभी छात्र। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को इसमें बात की गई है और उसमें सभी छात्रों के लिए आटोक समिति ने नहीं कहा है, ये औसत छात्रों के लिए है। इस समय में ये व्यावसायिक कार्यक्रम का आज जिस तरह से हम लोग देखते हैं उस तरह से उस समय नहीं था। उस समय में ये माना जाता था कि तेज जो बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे जो होंगे, वो हायर स्टडीज में जाएंगे, साइंस और इससे दूसरे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसमें काम करेंगे, और जो एवरेज बच्चे हैं वो व्यावसायिक एजुकेशन लेकर के जो भी उनका रोजी रोजगार से संबंधित काम होगा वो काम करेंगे। ये आटोक कमेटी का मत था। सार्जेंट योजना में किस आयु वर्ग के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश की? 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 11 से 17 वर्ष। देखिए ये इस मायने में हमारे NEP से आगे ये चल रहा था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सिफारिश इसने पहले ही कर दी थी, है ना। सेम इसके लिए हमारे NEP में अब कहा गया है, ये चीज उसी समय सार्जेंट ने ही इस बात को 3 से 6 वर्ष के लिए रिकमेंडेशन दे दिया। इसका उत्तर बी होगा। ठीक है अमरीन। वर्धा योजना के अनुसार 8वीं कक्षा के बाद किस भाषा में शिक्षण कराया जाना चाहिए? अंग्रेजी ये भिंडी लिखा गया है, हिंदी, क्षेत्रीय भाषाएं और मातृभाषा। सार्जेंट वर्धा योजना है, वर्धा योजना कभी भी अंग्रेजी शिक्षा का पक्ष नहीं लेती है। अंग्रेजी एक सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है। हाँ, ये हिंदी है, हिंदी नहीं है, हिंदी है। वर्धा योजना में निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तशिल्प को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। व्यावसायिक शिक्षा, कलात्मक कौशल, शारीरिक फिटनेस, सांस्कृतिक संरक्षण। बताइए। जैसा कि अभी हमने उदाहरण दिया था कि जो कोई भी व्यावसायिक काम भी कर रहे हैं उसके दौरान ही एजुकेशन देना है ना। हस्तशिल्प जैसे कालीन बुनना है या स्वेटर बुनना है, इस तरह का कुछ भी कर रहे हैं तो उसके दौरान ही आपको एजुकेशन दिया जाएगा। इसलिए बुनियादी हस्तशिल्प को शामिल किया गया ताकि बच्चा केवल ABCD क ख ग नहीं सीखे, वो इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी तैयार हो जाए, है ना। तो इसलिए इसको वोकेशनल एजुकेशन का जो पार्ट था वो इसका फोकस है। ये उत्तर सही है। सोलह से 1921 के बीच कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? ये तो लिस्ट हम लोगों ने समरी में छूट गया है।
7 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 16 से 21 के बीच में 7 विश्वविद्यालय स्थापित किए। इसमें हमारा पटना विश्वविद्यालय इसमें हुआ था। शैक्षिक प्राप्ति के संदर्भ में सार्वजनिक शिक्षा आयोग का लक्ष्य क्या था? रेप्लिकेट द अचीवमेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की उपलब्धियों के समान उपलब्धि करना। प्रायोरिटाइज वोकेशनल स्किल्स, व्यावसायिक कौशल को प्राथमिकता देना। अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी, सार्वभौमिक साक्षरता को प्राप्त करना। प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो एकदम फैक्चुअल टाइप का है, इसमें बहुत ज़्यादा आप जानेंगे तभी लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। बेसिकली इसने कहा था कि हमारा एजुकेशन इस तरह से होना चाहिए कि जैसा इंग्लैंड में लोग शिक्षा और उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, वैसी ही उपलब्धियां भारत में भी प्राप्त की जा सके। तो ये जो है रेप्लिकेट द अचीवमेंट ऑफ इंग्लैंड, यही इसका उत्तर होगा। ऐसा बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, आप सेंटेंस पढ़े रहेंगे, ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में आएगा। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना को सीमित विकास का सामना क्यों करना पड़ा? Why did वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन फेस लिमिटेड डेवलपमेंट? ये तो हम पीछे ऑलरेडी हो गया है, इससे वही अलग तरह से फॉर्म हो गया। आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रयोग, ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध, धन की कमी, धार्मिक समूहों का विरोध। ये दूसरे विश्व युद्ध का के बारे में हम लोगों ने पीछे ही देख लिया है, तो ये पुराना प्रश्न है। ओके, तो ये अंतिम था, और इसके साथ ही हम लोगों ने एक रिवीजन, एक सर्वे कर लिया जो बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना से संबंधित सर्वे, और शिक्षा के संबंध में जो जो कार्यक्रम इससे पहले चले थे। दूसरा विश्व युद्ध होगा अमरीन, हम लोगों ने पीछे भी ये डिस्कस किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के कारण सब लोग असहयोग आंदोलन में लग गए, और तो सरकार ये बात इम्पोर्टेंट हो गई, रिसोर्सेज का लिमिटेशन हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स अचानक से चेंज हो गए। कुछ कुछ प्रयास हुए 39 में 40 में, कुछ कुछ प्रयास हुए, लेकिन फिर असहयोग आंदोलन के कारण सब कुछ ठप पड़ गया, और बाद में कुछ चीजें हुई, लेकिन मुख्य जो था इसका दूसरे विश्व युद्ध के कारण ये हो गया। तो इसके साथ हम लोग आज की कक्षा को यहीं पर रोकते हैं, और इतिहास का हम लोग, इतिहास का नहीं, हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन में मैं आपसे मिलूंगा, जिसमें हम लोग NEP 2020 पर फोकस करते हुए उससे संबंधित सवालों को देखेंगे, और उसकी बात हम लोग सैटरडे, इस सैटरडे और संडे को मिला करके हम लोग उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आ रहा है और वाइडली अडॉप्ट हो रहा है, और 3-4 साल हो भी चुके हैं इसके आए हुए, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है, और इससे प्रश्न आ सकते हैं, तो इसलिए इसको फोकस करने में अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको एक अलग से वेबिनार के रूप में इसको ये किया है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जल्द ही आपके पास भेजा जाएगा। तो जो लोग शामिल हो चुके हैं वो लोग तो इसमें हाँ, जिन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है सेल्फी, उन सब लोगों को PDF भेजा जा रहा है। It will be easy to revise before exam.
हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं अमरीन आप? ऑडियो में बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। इनके कुछ प्रॉब्लम है इनका। हाँ, सर मैं कह रही थी कि एग्जाम के पहले रिवीजन करने में आसानी हो जाती है, पीडीएफ रहता है तो ये कह रही थी। हाँ, तो पीडीएफ सबको भेजा जाएगा। सबको, जिन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है सबको पीडीएफ भेजा जाएगा। जी सर, जी सर। मेरी आपको भी पीडीएफ सारे भेजे जाएंगे। अभी एक्चुअल में वो सब थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद मैं रफली करता हूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करके, और जी सर। जैसे कल से जब दूसरा टॉपिक होगा तो मैं थोड़ा फ्री रहूंगा, तो जो बचे हुए जी हैं पीडीएफ हैं वो सब लोगों को भेजे जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो वो मैं कह रहा था कि जो एनईपी का ये है उसको हम लोगों ने रखा है, तो वो उन जिन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ उन लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन उसका एक जो हम लोगों ने वाइड कॉल किया है उस पर, और छोटी सी रकम रखी है, कुछ ऐसे ही 50 के अंदर में ही कुछ रकम है, अभी तय नहीं किया है। तो जो भी अलग से लोग उसमें शामिल होना चाहें उसमें हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगा कि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर सब लोगों को शामिल होने का मौका देना चाहिए, तो उसको हम लोग एडवर्टाइज भी करेंगे और वाइड ग्रुप को हम लोग उसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो इसको इसके साथ हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने बीच में इस कोर्स में शामिल होने के लिए कंसेंट दिया था, लेकिन कुछ कारण से आप लोग रुक गए थे, तो वो लोग अपना एडमिशन पूरा कर लीजिए, ताकि हम लोग इंश्योर्ड हो जाएं कि भाई इतने लोग आ गए हैं, क्योंकि अभी तक वो चल ही रहा है प्रोसेस। ठीक है, तो जो लोग इंश्योर्ड हैं तो हमारे सारे प्रोग्राम उनके लिए फ्री होंगे, और नहीं तो फिर हम लोग वो एक वाइडर ग्रुप को पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग छोटे छोटे वेबिनार का वो अंडर प्राइस में छोटा छोटा प्राइसिंग है उसमें चलता है। आप चाहिए तो उसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगे। ठीक है, तो थैंक यू आदित्य, अमरीन, अनामिका, मधुलता, निशा, शिल्पी, स्मिता, आप सबको धन्यवाद। ओके।